जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांग और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंकित ज्ञानचंदानी क्लासेस। सो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं बहुत बढ़िया हूं और आशा करता हूं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और मन लगाकर पूरी की पूरी मस्ती भी कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो आइए दोस्तों, आज की इस क्लास में हम अपना एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है ट्रायंगल और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है, बशर्ते आप इसके कॉन्सेप्ट को अपने हाथ में पकड़ लीजिए तो। ठीक है जी। तो आइए पहले कॉन्सेप्ट के साथ शुभारंभ करते हैं इस चैप्टर का। आइए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, ट्रायंगल क्या होता है। मैं ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ाते हुए सबसे पहले कभी भी कॉन्ग्रुएंसी पे नहीं जाऊंगा, पहले आपको ट्रायंगल के सारे बेसिक बताऊंगा। अच्छा सर बताइए, ये तो अच्छी बात है। ट्रायंगल ट्रायंगल क्या होता है? जो तीन लाइनों से मिलकर बना होता है, जिसके तीन कॉर्नर होते हैं। कॉर्नर का नाम होता है वर्टेक्स। आज से आप कभी भी इसको कॉर्नर नहीं बोलोगे, अब आप बड़े बच्चे हो गए हो बच्चों, तो अब आप वर्टेक्स बोलोगे। एट्थ क्लास तक कॉर्नर बोलना ठीक है, बट नाइन्थ क्लास से आप क्या बोलोगे? वर्टेक्स। ये क्या होती हैं? ये साइड्स होती हैं, ये आपको पता है। ये आपकी साइड्स होती हैं और अंदर वाले एंगल होते हैं, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, बट बताना ज़रूरी था। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं पता तो बताना ज़रूरी था। अब ट्रायंगल के कितने टाइप होते हैं? सबसे पहला आता है स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड मेरे अलग अलग हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये दो, ये तीन, ये चार। स्केलिन होगा? हाँ जी, बिल्कुल स्केलिन होगा। या मैं बोलूँ ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया आप हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो, बट ये बोली जो वो है ना डेफिनेशन है, ये पूरी फिट नहीं होगी, क्योंकि हेरोन्स फार्मूला से तो आप राइट एंगल का भी निकाल सकते हो, सबका भी निकाल सकते हो। तो मैंने बोला जनरली जिस ट्रायंगल का एरिया आप हेरोन्स फार्मूला से निकाल सकते हो, जनरली हेरोन्स फार्मूला जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है वो ट्रायंगल होता है स्केलिन, जिसमें तीनों साइडें आपकी अलग अलग होती थी। ठीक है जी सर, अब बिल्कुल समझ आ गया। स्केलिन का मतलब तीनों साइड अलग अलग, बिल्कुल ठीक। आइसोसेलेस आपको पता ही है, जिसमें दो साइड इक्वल होती है, तीसरी अलग होती है। फॉर एग्जांपल चार, चार और पाँच आइसोसेलेस होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा। और इसमें अंदर वाले दो एंगल भी इक्वल होते हैं, जो इस साइड के साथ आ रहे होते हैं। जो इक्वल साइड के साथ एंगल होते हैं वो भी हमारे इक्वल बोले जाते हैं। आइसोसेलेस हो गया। और इक्वलेटरल तो हर बच्चे बच्चे को पता है, जिसमें तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल हों। मतलब ये सात, ये सात, ये सात है, अंदर वाले तीनों एंगल तो हमें पता ही है, 60 60 60 होते हैं। कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। आइए, ये तो हो गए ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के बाद हम देखेंगे एंगल के बेसिस पर क्या क्या होता है। सबसे पहली बात, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट ट्रायंगल का मतलब है जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे। फॉर एग्जांपल, मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ। ये 60 है मेरा, ये 40 है मेरा और ये 80 है। तो पहले बताओ, तीनों का सम 180 बन रहा है? हाँ जी सर, 180 बन रहा है। क्या तीनों 90 से छोटे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल 90 से छोटे हैं। ऑप्टियूज, बेटा ध्यान रखना, ये बचपना यहाँ पर मत करना। एक्यूट में तीनों एंगल 90 से छोटे हैं, तो ऑप्टियूज में तीनों 90 से बड़े होंगे। बेटा अगर तीनों 90 से बड़े हो गए तो इंटीरियर का सम 180 कभी बन ही नहीं पाएगा। तो ऑप्टियूज का मतलब होता है बस कोई एक, ये मेरी फिगर गलत बन गई, ऐसे बननी चाहिए फिगर, बस कोई एक मेरा 90 से बड़ा हो। तो मैंने ये बोल दिया, ये मान लो 110 है मेरा, ये मेरा 110। यार फिगर इस बार छोटी बन गई, थोड़ी सी बड़ी बनाता हूँ। ये हो गया मेरा 110, ये हो गया 40, तो ये हो गया मेरा 30। ऑप्ट्यूस में एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, एक्यूट में सारे एंगल 90 से छोटे होने चाहिए, क्योंकि अगर मैंने ऑप्ट्यूस में सारे 90 से बड़े रख दिए तो इंटीरियर एंगल का सम 180 हो ही नहीं पाएगा। जैसे कि राइट एंगल में आपको पता ही है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। आगे आते हैं, कॉन्ग्रुएंसी का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्ग्रुएंस या कॉन्ग्रेंट जो हम बोलते हैं, ये क्या चीज़ होती है। सबसे पहले बात करता हूँ सर्कल की। अगर सर्कल का सरकमफेरेंस, या मैं ये बोलूँ सर्कल का रेडियस सेम है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, तो पूरे पूरे इक्वल है, तो ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये बात अपने को देखनी है कि उसकी शेप और उसकी साइज़ इक्वल होनी चाहिए। शेप और साइज़, शेप तो दिख रही है, क्या साइज़ इक्वल है? अगर रेडियाई सेम होगा तो ये इक्वल होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पहली बात तो हमने ये सीखी। अब जैसे हमने सर्कल का बोला, बताओ वैसे ही क्या मैं स्क्वायर का बोल सकता हूँ? स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं अगर उनकी साइड इक्वल हो, क्योंकि शेप से तो अपने को मतलब नहीं, क्योंकि अगर इनकी साइड इक्वल है। एक स्क्वायर है 4 4 4 4, फिगर पे मत जाना, आपको रेक्टेंगल सी दिख रही होगी, बट ये स्क्वायर है। दूसरा है वो भी 4 4 4 4, इक्वल है दोनों, कॉन्ग्रुएंट माने जाते हैं। ऐसे ही अगर अब मैं आपके सामने मेन बात रख रहा हूँ, पहले मैंने आपको कॉन्ग्रुएंट का बेस बता दिया, जब शेप और साइज दोनों इक्वल होनी चाहिए दो फिगर की, जब बात करते हैं कॉन्ग्रुएंसी की।
अब बात करता हूँ ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी। तो बेटा ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी जब होगी मेरी, जब करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। सर करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? तो बेटा करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने इस ट्राइंगल का नाम रखा है ए बी सी, ठीक है, इस ट्राइंगल का नाम है मान लो ए बी सी, और इस ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ, इस ट्राइंगल का नाम है डी ई एफ, तो इसकी पहली साइड है ए बी, इसकी पहली साइड है ए बी, और इसकी पहली साइड है डी ई, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। मतलब नाम के अकॉर्डिंग चलो, इसका पहला ए बी है और इसका पहला डी ई है, तो ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। इसको बोला जाता है करस्पॉन्डिंग साइड। आगे बी सी, तो ये ई एफ होगी आगे की। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ से ए सी उठाऊँ तो यहाँ से मेरे को डी एफ ही उठानी पड़ेगी? हाँ बिल्कुल बच्चे, अगर आप यहाँ से ए सी उठाते हो तो यहाँ से डी एफ उठाओगे। ये होती है करस्पॉन्डिंग साइड। तो ट्राइंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब या तो करस्पॉन्डिंग साइड या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, या उनका मिक्सचर इक्वल हो, मतलब साइड और एंगल का। ठीक है जी। तो एक एक को हम ढंग से पढ़ेंगे। सिंबल आपको पता ही है इसका, ऐसे लेटा हुआ एस होता है और उसके नीचे दो लाइन होती है, इक्वल टू के ऊपर मतलब एस लगाया होता है। ठीक है जी। तो कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं या तो तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हों, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड दोनों ट्रायंगल की इक्वल हों। इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हुए चलते हैं। और फिर मैं आपको सीपीसीटी भी बताऊंगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या होता है। तो पहले कॉन्ग्रुएंसी को समझो कि कॉन्ग्रुएंसी के क्या क्या क्राइटेरिया हैं हमारे पास। सबसे पहला क्राइटेरिया दोस्तों आता है साइड एंगल साइड। अच्छा सर, साइड एंगल साइड का मतलब थोड़ा सा समझाओगे? तो बेटा ये मतलब है, अगर एक ट्राइंगल है ए बी सी, मैं अपने में एग्जाम्पल में एक ही नाम लूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो हर बार के लिए, डी ई एफ। ठीक है। साइड एंगल साइड का मतलब क्या है कि अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है, साइड पहले साइड बोली, फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, फिर मैंने साइड बोली, ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो मेरे नामों को ध्यान से पढ़ो। नाम था साइड एंगल साइड, सबसे पहले मैंने साइड उठाई, फिर एंगल उठाया, फिर साइड उठाई। यहाँ पर भी पहले साइड उठाई, फिर एंगल उठाया, फिर साइड उठाई। मतलब अगर आप ऐसे एस लगा रहे हो तो आप ये काम नहीं कर सकते कि ये साइड उठा लो, ये साइड उठा लो और ये एंगल, ये साइड एंगल साइड नहीं बनेगा। ठीक है। तो साइड एंगल साइड कैसे बनता है? दोनों साइड के बीच वाला एंगल, जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया, दोनों साइड के बीच वाला एंगल लेना ज़रूरी है अगर मेरे को एस लगाना है। तो आप ऐसे नहीं ले सकते कि साइड तो ये ले रहे हो, एंगल ये ले रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले साइड एंगल साइड का मतलब समझ आया कि अगर ये साइड है और ये बीच वाला एंगल है, तो यही तीनों चीज़ें इसके इक्वल होनी चाहिए। अब बच्चे ने मेरे से बोला, सर क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं ये वाली साइड ले लूँ, ये वाली साइड ले लूँ और ये वाला एंगल ले लूँ? बिल्कुल बेटा, तू ऐसे भी कर सकता है। दो साइड ये वाली और उसके बीच वाला एंगल, इधर दो साइड ये वाली उसके बीच वाला एंगल, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने हिंदी में भी पूरा लिख कर दिया है। ये बात ध्यान रखना कि अपने ट्रायंगल में जो दो साइड है उसके बीच वाला ही एंगल लिया होना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो ये चीज़ मेरे को आपको समझानी थी, इसीलिए कहता हूँ बेटा कॉन्सेप्ट का बहुत फ़ायदा है। और मेरी वाली बुक का फ़ायदा इसीलिए क्योंकि उसमें मैं हिंदी में जहाँ जहाँ पर मुझे लगता है बच्चा डाउट क्रिएट कर सकता है अपने दिमाग में, उसके माइंड में पहले ही आसान करके डाल दो। और कॉन्सेप्ट बुक आपको पता ही है कहाँ पर अवेलेबल होगी, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ से जाकर आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पूरा मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। अगला आता है एंगल साइड एंगल। अच्छा सर, क्या एंगल साइड एंगल भी ऐसा है कि दो एंगल के बीच वाली साइड? बिल्कुल बेटा, तू तो कॉन्सेप्ट ही पकड़ लिया तूने तो मेरा। ये एंगल तो ये वाली साइड। ठीक है। मतलब ये वाला एंगल मान लो इसके इक्वल है, ये वाली साइड मेरी इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है। दो एंगल के बीच वाली साइड उठानी है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि एंगल ये ले लो, एक एंगल ये ले लो, एक साइड ये ले लो। आप ऐसे लेकर ए ऐसे नहीं लगा सकते। तो पहले चीज़ों को समझो। ए ऐसे लगाने का मतलब है दोनों एंगल के बीच वाली साइड मेरे को लेनी पड़ेगी। ऐसे ही तीसरा आता है बेटा एंगल साइड। एंगल साइड में आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। पहले एंगल लिया, फिर एंगल लिया, अब इसके बीच वाली साइड मुझे नहीं लेनी। एंगल साइड, या तो ये वाली साइड ले लो या एंगल ये वाली साइड ले लो। मतलब ये तीनों चीज़ें दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होनी चाहिए। एंगल साइड, या तो एंगल नीचे वाली साइड ले सकते हो। इस बार बीच वाली साइड नहीं लोगे क्योंकि आप रूल लगा रहे हो एंगल साइड। मेन काम है बस आपको रूल को पढ़ना है।
अब इसके बाद एक बच्चों वाला रूल आपको पता ही है, साइड साइड साइड, मतलब तीनों साइड इधर की और इधर की तीनों साइड आपको लेनी है। ये वाली साइड इसके इक्वल, ये सेकंड वाली सेकंड वाले के इक्वल, थर्ड वाली थर्ड वाले के इक्वल। एस लगाना बड़ी बात नहीं होती। एक हमारा लास्ट बचता है RHS। RHS में आपको भी पता है क्या क्या अपने को लेना होता है दोनों ट्रायंगल का। एक 90 डिग्री लेना होता है, एक हाइपोटेन्यूज लेनी होती है। साइड कोई भी ले लो, अगर ये वाली साइड ले रहे हो तो इसके बराबर आनी चाहिए, नीचे वाली ले रहे हो तो नीचे वाले के बराबर आनी चाहिए, कोई भी एक लेनी होती है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, ऊपर वाली ले लो चाहे नीचे वाली ले लो। तो सबसे पहले तो हमने समझा कितने क्राइटेरिया हैं और हर क्राइटेरिया का मतलब क्या है। अच्छा, अब कुछ क्राइटेरिया ऐसे भी हैं जो बच्चे के दिमाग में तो ज़रूर आते हैं, ठीक है, बट वो रियल में नहीं होते। तो पहले सब क्राइटेरिया के नीचे एक रिमार्क लिखा हुआ है, बस आइडेंटिटी का नाम ध्यान से पढ़ो। RHS ऐसे कुछ भी है और उसके अकॉर्डिंग चलो। सबका क्रक्स निकल कर मेरे पास यही आता है कि आइडेंटिटी का नाम ध्यान से पढ़ो और उस हिसाब से चलो। सर समझ आ गया। सर आप कुछ बात बता रहे थे कि कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो बच्चे के दिमाग में आते हैं। हाँ बेटा, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो बच्चे के दिमाग में आते हैं बट जो करेक्ट नहीं है। तो पहले मैं आपको वो समझा दूँ। सबसे पहला एक क्राइटेरिया आता है बच्चे के दिमाग में, ये देखो, अगर आप यहाँ देखोगे ना, मैं इसको एक सेकंड रिवर्स ही रख रहा हूँ। SAS और ASA एक दूसरे का उल्टा है। जैसे यहाँ दो साइड है, बीच में एक एंगल है, यहाँ दो एंगल है, बीच में एक साइड है, उल्टा है एक दूसरे का। हर S की जगह A लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ बच्चे का खुराफाती दिमाग कहता है, सर अगर एंगल एंगल साइड एक क्राइटेरिया है तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि दो साइड और एक एंगल ये भी एक क्राइटेरिया होगा। बात समझना कि मैं कहाँ से लेकर आया। बच्चे का डाउट क्रिएट होता है कि सर दो एंगल एक साइड भी तो क्राइटेरिया होता है ना, तो उस हिसाब से तो दो साइड एक एंगल भी क्राइटेरिया होना चाहिए। तो मैंने बोला दो साइड और एक एंगल ये क्राइटेरिया कभी भी नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। साइड का क्राइटेरिया अगर आप कभी भी लगा रहे हो जहाँ पर दो साइड है तो एंगल हमेशा बीच में आना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आप मतलब AAS तो लगा सकते हो, SSA नहीं लगा सकते। कभी भी दो साइड और एक एंगल को यूज़ कर रहे हो तो एंगल बीच में आना ज़रूरी है। तो पहली बात तो SSA नहीं होगा। तीसरी बात, मतलब दूसरी बात सॉरी, तीनों एंगल, ठीक है। क्या मैं AAA लगा सकता हूँ? बेटा AAA आप बिल्कुल नहीं लगा सकते। मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल के दो सारे एंगल इक्वल होंगे। एंगल 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 है, सारे एंगल इक्वल होंगे, फिर भी उनकी शेप इक्वल नहीं होगी, उनकी साइज़ इक्वल नहीं होगी। अच्छा सर एग्जाम्पल देकर बताना। ले बेटा एग्जाम्पल ले, बिल्कुल। मैंने बोला ये 10 है, ये तेरी 5 है और ये तेरी 15 है। मैंने बोला सपोज कर लो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है जिसमें ये है 30, ये है मेरा 90 और 90 नहीं बोल रहा इसको, 90 से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, ये 100 है मान ले, तो ये हो गया 50, ठीक है। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब मैंने बोला एक बड़ा ट्रायंगल ले ले, ये भी तो हो सकता है कि इसका ये 100 हो, ये 30 हो, ये 50 हो। देख लो एंगल इक्वल है, हाँ जी। बट जैसे ही मैंने ट्रायंगल बड़ा करा, ये 10 की जगह अब ये 20 हो गया मेरा, ये 5 की जगह मेरा 10 हो गया, 15 की जगह 30 हो गया, ठीक है। तो शेप वही नहीं रही, ध्यान रखना। एंगल तो सेम रहे लेकिन साइज़ मेरी बढ़ गई, इसीलिए एंगल 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 कभी भी कोई क्राइटेरिया नहीं होता। क्राइटेरिया अपने कितने हैं ध्यान रखना, ये दो कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, ना तो SSA कोई क्राइटेरिया है, ना AAA कोई क्राइटेरिया है। अब ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन से क्राइटेरिया वैलिड हैं और कौन से नहीं हैं। तो यही सारे क्राइटेरिया हमारे वैलिड थे। साइड एंगल साइड, इसका उल्टा AS है। एंगल एंगल साइड होगा बट इसका ये वाला उल्टा कभी भी वैलिड नहीं होता, आपको बता चुका। दो एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, तीनों एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होता, वो भी बता चुका। तीनों साइड होती है मतलब इसका अपोजिट, तीनों एंगल कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, ध्यान रखना। अच्छा, और RHS होता है। ये दो क्राइटेरिया नहीं होते, उनको क्यों नहीं होते मैंने उसका वैलिड रीज़न आपको दे भी दिया, ठीक है जी। तो इसके बाद अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है। अगला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस एक एग्जांपल है उसके ऊपर, तो ये वाला एग्जांपल हम डील कर लेते हैं। उसके बाद हमारे को अगली वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे हम 1 से लेकर 11 तक। तो आइए सबसे पहले हम ये वाला एग्जाम्पल डील करते हैं। वो कह रहा है अगर LMN और PQR इक्वल है, कॉन्ग्रेंट है LMN और PQR, तो कह रहा है सबसे पहले P की वैल्यू बताओ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ दोस्तों नाम पर जाना, यहाँ है LMN PQR, मुझे P बताना है। तो P की वैल्यू किसके बराबर होगी? अगर ये ऑलरेडी कॉन्ग्रेंट हैं तो P मेरा L के बराबर होगा। नाम में ये पहला है तो यहाँ से ये पहला होगा, मतलब P बराबर होगा L एंगल के। अच्छा, तो P कितना होगा? जितना L है। L 105 है तो मेरा P भी हो जाएगा 105। अच्छा, रीज़न क्या लिखूँगा? CPCT। अभी CPCT का मतलब समझाता हूँ आपको।
अगला एंगल निकालना है एंगल नंबर आर। आर है ये रहा, तो आर किसके बराबर होगा, एन के, क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड है तो यहाँ पर भी थर्ड आएगा, तो आर बराबर होगा एन के। अब मेरे को एन ही नहीं पता कितना है, तो सबसे पहले मैं एन निकालूंगा और फिर मैं अपना काम कर सकता हूँ, तो मैंने आर को भी पेंडिंग रखा। अच्छा, अगला एन ही निकालने को बोला है, तो मेरा एन भी अभी पेंडिंग है। फिर उसने बोला है एम निकालो। एम किसके बराबर होगा, एम बराबर होगा क्यू के। एम बराबर होगा क्यू के, क्योंकि एम और क्यू बीच में आ रहे हैं, तो एम तो मेरा हो गया क्यू के बराबर, मतलब 45 डिग्री। एम और क्यू 45 है, तो ये 45 हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये 45 है तो इस ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो मैं ये निकाल सकता हूँ। हाँ जी सर, बिल्कुल निकाल सकते हो। ये 150 हो गया, तो ये 30 आ गया, मतलब एन 30 है, और अगर एन 30 है तो मेरा आर भी 30 ही होगा। पी 105 आ चुका है। ठीक है जी, तो नाम के अकॉर्डिंग चला करो। एल होगा इक्वल पी के, एम होगा क्यू के, एन होगा आर के। उसी तरीके से साइड क्या होगी, पहले दो अगर यहाँ के उठा रहे हो एल एम, वो इक्वल होंगे पी क्यू के, पहले दो के। यहाँ के लास्ट के दो उठा रहे हो एम एन, ये इक्वल होंगे क्यू आर के। फिर इधर का एल एन उठा रहे हो अगर पहला और लास्ट, तो यहाँ पी आर के इक्वल होगा, अगर वो साइड भी मेरे से निकालने को बोल देता तो। अच्छा सर, हम यहाँ सी पी सी टी को लिखते हैं, पहले सी पी सी टी का मतलब समझ। सीपीसीटी का मतलब होता है मेरे दोस्त, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। मतलब जो ट्राइंगल ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, हमारे क्वेश्चन में गिवन था ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। सर करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब, ये सारे बेटा करस्पॉन्डिंग पार्ट है। जैसे आपका एंगल एल जो है वो पी के इक्वल है, एंगल एम जो है वो क्यू के इक्वल है, एंगल एन जो है वो आर के इक्वल है। सर ये आपने क्यों लिखा, क्योंकि ये रीज़न है सीपीसीटी। उसी तरीके से इन तीन साइड का रीज़न है सीपीसीटी। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपके। अच्छा सर, मतलब जब हम ये लिख रहे हैं तो हमें सीपीसीटी लिखना चाहिए या करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लिखना चाहिए? बेटा एंगल और साइड में इतने झमेले में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी हम करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हैं, चाहे वो साइड हो चाहे वो एंगल हो, हम हमेशा लिखते हैं सी पी सी टी, बात खत्म। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब अगर दो ट्रायंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट हैं, ये चीज़ अगर गिवन है, तो उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होंगे, मतलब उनके सारे एंगल जो करस्पॉन्डिंग है और जितनी साइड करस्पॉन्डिंग है, ये सारी इक्वल होती हुई चलती है। तो इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो का समय आ चुका है। मुझे आपके साथ इतने ही कॉन्सेप्ट डील करने थे। आज मैंने ट्रायंगल के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से उठा करके मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी तक लेकर आया हूं, और आगे की इस वीडियो में हम यहां से 1 से लेकर 11 तक सारे के सारे क्वेश्चंस आपके साथ डील करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, ताकि आगे सभी ऐसे दोस्तों को आपके मैथ्स का कंटेंट ये वाला मिल सके। और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि आगे आपको मैथ्स का ऐसा ही कंटेंट मिल सके। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।